करते हैं हम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वाइटल्स एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आयुष रांगड़ा स्वागत करता हूं आपका आज इस नए चैप्टर में, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अब हम मैथ्स का सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो ये चैप्टर है यानी सेकंड जो चैप्टर है यानी रिलेशंस एंड फंक्शन, ये एक तरीके से ये समझिए कि एक बेसिस का काम करेगा आपके 12th में भी। ये इसी नाम से सेम चैप्टर आने वाला है, जहाँ पर इस चैप्टर की कुछ चीज़ें होंगी और जो इस चैप्टर में हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसका यूज़ आपके पूरे 11th में भी होगा और 12th में भी उसका बहुत सारी जगह इसका यूज़ आता है। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया एक बार, तो आपके समझ लीजिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स 11th में और 12th में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स इन्हीं के हैं जिनके बेस पे हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड इट्स टाइप्स, यानी इसमें हम रिलेशन के बारे में जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ आती है रिलेशन से पहले भी, मतलब रिलेशन तो ठीक है हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ जानने की ज़रूरत है और वो है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, जैसे यहाँ पे गिवन है कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स की लिस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम करते हैं तो उसी क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे उन्होंने कहा कि इफ ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी सेकंड एलिमेंट, यानी हमारा पहला एलिमेंट हमने मान लिया कि ए है और दूसरा बी, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा, ब्रैकेट में ए कॉमा बी। तो यही क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन इसके दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, इसमें पहला ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी और दूसरा बी कॉमा ए। यहाँ ऐसा नहीं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सेम होगा, ए कॉमा बी अलग ऑर्डर पेयर है और बी कॉमा ए अलग ऑर्डर पेयर है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ डिफरेंस लाती है, वो है उनका पोजीशन, कि फर्स्ट एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर में कौन सा है और सेकंड कौन सा है। उनके यहाँ पे पोजीशन से फ़र्क पड़ता है, इसलिए ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, और ये क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है और पेयर हमें पता है दो चीज़ों का होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर्ड, तो उसे कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे तो हमें दो चाहिए, इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, उससे हम कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे यहाँ पे है ना ए बी सी, तो ये होगा आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो अभी मैं बात कर रहा था इक्वल, तो इक्वल दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, मान लीजिए हमारे पास दो हैं यानी ए बी, ए कॉमा बी और दूसरा सी कॉमा डी, तो ये तभी इक्वल होंगे जब ए जो है वो सी के इक्वल हो और बी डी के। यानी जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। ऐसे सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ देखा है A1 B1 A2 B2, तो इन्होंने क्या कहा, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब A1 A2 के इक्वल हो और B1 B2 के इक्वल हो। तो यही था ऑर्डर पेयर के बारे में, ज़्यादा कुछ। अब अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा सेट्स, तो अब एक चीज़ होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन पहले तुम्हें जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होता क्या है। ये सब रिलेशन से पहले आने वाली चीज़ें हैं, ताकि जब आप रिलेशन पढ़ें तब आप आसानी से समझ जाएं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास इसमें दो सेट्स होते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि लेट ए कॉमा बी बी टू सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। तो जो एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एक ऐसा सेट किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिस मतलब हम क्या करेंगे, दोनों सेट से ही एलिमेंट्स लेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हों जो हम उन दोनों सेट से बना सकते हैं, और उन दोनों सेट्स में से हम
जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कंडीशन है कि इन्हीं का ऑर्डर पेयर बन सकता है, इन्हीं का नहीं। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। उस इक्वालिटी वाली कंडीशन मैंने बता दी, लेकिन बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास सेट होना चाहिए, सेट के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, आपका ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर जब मतलब आपके पास दो सेट्स हैं और उन दो सेट्स से आप क्या बना रहे हैं, ऑर्डर पेयर। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास पहले सेट से आप एक एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरे सेट से एक सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसे आप ऑर्डर पेयर बनाते जा रहे हैं। तो उन ऑर्डर पेयर का जो पूरा सेट बनेगा वही क्या होगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, इसे ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो आगे बात, जैसे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया गया है कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, मतलब वही है कि दो एलिमेंट्स होंगे आपके पास, आपको क्या करना है, एक पहले सेट से लेना है, दूसरा दूसरे सेट से लेना है, और ऐसे इनका जो पूरा सेट बन जाएगा वो क्या होगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन्होंने कहा है कि आपका पहला सेट मान लीजिए 5 है, दूसरा सेट 5 है, तो ए क्रॉस बी भी 5 होगा, बी क्रॉस ए भी 5 होगा। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए, उसमें फ़र्क क्या है, वो आप फ़र्क कैसे पता लगाएंगे, वो भी आपको पता लगाना पड़ेगा। तो वो आप सिंपली समझिए कि जो पहले आया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट उसका होगा, जो सेकंड में आया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट उसका होगा। ठीक है, समझ गए ना आप। मतलब जो ए क्रॉस बी है, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी में ए पहले आया हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का, क्योंकि बी बाद में आया। जबकि बी क्रॉस ए में उल्टा हो जाएगा, बी क्रॉस ए में क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो बी का आएगा और सेकंड एलिमेंट ए का। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए से अलग है। ठीक है, इक्वलिटी की कंडीशन है कि इक्वल कब होगा, वो आगे जब आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है ए 1 2 3 बी 4 5 6, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में करना क्या, सिंपल, पहले इसका एक एलिमेंट लिए, इनके हर एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट पेयर बनाया 1 4 1 5 1 6, फिर दूसरा एलिमेंट लिया 2 4 2 5 2 6। तो ऐसे आप सिंपली ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। उसने क्या कहा, ए क्रॉस ए का मतलब 1 2 3, फिर 1 2 3, तो बस आप सिंपली बनाइए, नहीं हुआ, पहले क्या होगा 1 1, फिर 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो ये हो जाएगा आपके दोनों आंसर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम सिंपली अगर एक तरीके से समझिए कि इन्होंने शो किया हुआ है डायग्राम के थ्रू, तो मान लीजिए आपके पास एक सेट ए था, सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, और बी में ए बी। तो अगर आपको इनका क्या बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, पहले ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ, फिर 2 जो है वो इसके साथ इसके साथ, फिर जो 3 है वो ए के साथ बी के साथ। तो ये सब क्या रहेंगे आपके ऑर्डर पेयर। वहीं अगर इसका उल्टा कर दिया, अब देखिए जब ए क्रॉस बी निकाला तो ये सब एलिमेंट्स है, और जब बी क्रॉस ए निकाला तो अलग आया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी क्रॉस ए में, वो दोनों में सेम है। क्यों, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनके इंडिविजुअल उनके, ये समझिए इंडिविजुअली एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो तो जब चूँकि हमारे पास दोनों बार ही सेट्स तो सेम थे और सेट्स के अंदर एलिमेंट तो सेम रहेंगे, तो इसीलिए जो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स बी क्रॉस ए के अंदर होंगे, भले वो इक्वल ना हो, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर वो हमेशा इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअल सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीपल होगा। ठीक है, और एक और बात ये इन्होंने वही बताया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बट नंबर वही जो मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की कि दोनों एंटिटी सेट्स हैं, तो मैंने बताई दी। लेकिन अब बात करें, अगर हमें दिया गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल दे दिया हमें, तो वो किस कंडीशन में होगा, वो तभी पॉसिबल है जब ए सेट बी के इक्वल। तो इट इज़ द ओनली कंडीशन कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाए व्हेन सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। और वो कंडीशन कब होगी, यानी जो एलिमेंट्स ए में हैं वो एलिमेंट्स बी में होंगे। सिंपली सेट ए सेट बी के इक्वल हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट में,
तो आप सिंपली समझिए, मान लीजिए कि सेट ए में आपके पास पी एलिमेंट्स है, सेट बी में क्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पी क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए पी क्यू, सेम आ जाएगा। और एक और बात की कि अगर ए और बी इनफाइनाइट और नल सेट हैं तो वैसा ही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होगा। मतलब अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, या बी क्रॉस ए भी इनफाइनाइट होगा। और अगर ए और बी में से कोई भी नल सेट है तो ए क्रॉस बी भी नल सेट होगा और बी क्रॉस ए भी नल सेट होगा, वही उन्होंने बताया। अब बात आती है रिलेशन पर। मतलब रिलेशन से पहले अभी आप कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी थी जिसमें ऑर्डर्ड पेयर था, कार्टेशियन प्रोडक्ट थे। अब आते हैं रिलेशन पर। रिलेशन आप ही समझिए, रिलेशन एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है ए से बी में जिसमें क्या आते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया था उस मतलब एक तरीके से उसका सबसेट है रिलेशन। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सबको हर ऑर्डर्ड पेयर को साथ में ले लेते थे, सबका सेट बना दिया था। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में हर ऑर्डर्ड पेयर के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जिसके बेसिस पे हमने उस ऑर्डर्ड पेयर को चुना होता है। रिलेशन में हम सब ऑर्डर्ड पेयर को नहीं चुन सकते, वो किसी रिलेशन की बेसिस पे चुने जाते हैं। तो रिलेशन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंट है। मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, मतलब कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं वो रिलेशन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। नहीं, अगर हमने ये कहा है कि सारे के सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आएंगे वो तो सही है, लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन में से आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिलेशन खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो उसके अंदर तो वो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे दे सकता है, तो वही उन्होंने कहा है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, तो इसको डिनोट करते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और कभी कभार उसके इक्वल भी हो जाता है। मतलब हो सकता है कि जो आपका रिलेशन आया है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो, मतलब वो सेम टू सेम भी हो सकता है, लेकिन उसका सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन में क्योंकि हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे थे, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमने बात की कि रिलेशन में दो सेट्स होते हैं। सेट ए मान लीजिए ये आपका रिलेशन सेट ए से सेट बी। ठीक है, तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन बना रहे हैं हम। तो जब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो पहले एलिमेंट्स किसके आएंगे, सेट ए के, और दूसरे बी के। तो जो पहले एलिमेंट्स होते हैं यानी जो सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे वो ही क्या उनका जो पूरा का पूरा सेट होता है, यानी जो आपको यानी समझिए कि जो आपका सेट ए है उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन। वही उसने कहा है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। मतलब सेट ए आपका, देखिए हाँ ये फ़र्क समझिए, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर यूज़ किए गए हैं सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर थे और उनमें से रिलेशन में सिर्फ 5 यूज़ किए गए, तो उन 5 ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का जो सेट बनेगा वही डोमेन कहलाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे हमें कंसीडर क्या करना है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डोमेन। बात की जाए रेंज या कोडोमेन की, तो देखिए कि जो रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। होते दोनों सेट बी के अंदर, मतलब आते दोनों सेट बी से ही हैं, बस फ़र्क ये होता है जो कोडोमेन है वो तो आपका सेट बी है पूरा का पूरा, नन अदरलेस की वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सारे के सारे आए हैं या नहीं आए हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि जो आपका सेट बी है वही आपका कोडोमेन होता है। अब है रिलेशन मतलब जो रेंज है, रेंज क्या होगा, जो हमने बात की ना कि जो सेट बी है वो तो कोडोमेन हो गया, लेकिन वो एलिमेंट्स जो उस कोडोमेन में से रिलेशन में यूज़ किए गए हैं, यानी उन ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट के तौर पे यूज़ किए गए हैं, वो क्या होगा, उनका जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका रेंज। ठीक है, वही इसने कहा है। मतलब जैसे मैंने बात की थी ऊपर डोमेन की, डोमेन में क्या था कि सेट ए के वही एलिमेंट्स जो उस रिलेशन में यूज़ किए गए हैं उनका सेट वो डोमेन हो जाएगा, और उसमें जो सेकंड एलिमेंट्स यूज़ किए गए, यानी सेट बी के एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं
वो रेंज हो जाएंगे, और पूरा का पूरा सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट हो सकता है। मतलब ऐसा कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो कोडोमेन है एज इट इज़ पूरा का पूरा आपके पास क्या आ जाए, रेंज आ जाए। लेकिन हमेशा क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स रेंज के अंदर हैं वो सब के सब कोडोमेन में पहले से होंगे, क्योंकि वो उसका क्या होगा, हमेशा रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब उसने क्या किया कि एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है और उनका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी। अब हमें फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। पहली बात तो पहले तो हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे। हमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे जिसमें हम दोनों एलिमेंट्स को लिए और उनका डिफरेंस क्या है, ऑड आए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी। 2 4 लिया तो E1 आएगा, 2 8 लिया तब B1 आएगा, 2 12 लिया तब B1 आएगा। बात करते हैं 3 4 की। 3 4 लेंगे E1 नहीं आएगा, ऑड आएगा, तो 3 4 ले लिया। 3 8 भी आ सकता है, 3 12 भी आ सकता है, वो नहीं ले लिया। तो ऐसे करते करते रिलेशन तो बन गया। अब डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड करना है तो सिंपली करना क्या है, बस आपको जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो देखिए, 3 3 3 5 5 5 7 7। हमें पता है सेट्स में हम रिपीटिशन अलाउड नहीं होता किसी भी एलिमेंट का, तो हम 3 सिर्फ एक बार लेंगे, 5 और 7। तो डोमेन तो ये आ गया। कोडोमेन आपका एज इट इज सेट भी आ जाएगा, जो भी आपका सेट भी है, वेदर कि वो रिलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोडोमेन आपका पूरा का पूरा सेट भी होता है। अब रेंज क्या होगा, सेट बी के वो एलिमेंट्स जो इस रिलेशन में यूज़ किए गए हैं। तो इसमें 4 8 12 तीनों यूज़ किए गए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बस ये सिंपली क्या था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने की प्रैक्टिस थी। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। हमें मान लीजिए 2 सेट दिए गए, तो हम उन 2 सेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं। तो उसका जो डायरेक्ट जो एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला वो यही है कि वो होता है आपका, देखिए ए से बी रिलेशन बनाने के लिए आपको ए से बी का रिलेशन बनाना है, तो हमें पता है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। और अगर हम किसी भी सेट के सबसेट निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर, और पावर में क्या लगता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। मतलब मान लीजिए एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3, यानी उसके टोटल सबसेट किसे बन सकते हैं, 8। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, क्योंकि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर उतना ही क्या क्या बन सकते हैं, उससे रिलेशंस बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसका सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और वही सबसेट वाला फॉर्मूला हमने यहीं पे अप्लाई किया, तो वही आ जाएगा 2 की पावर n ए क्रॉस बी। अब मान लीजिए कि आपके सेट ए में p एलिमेंट्स है, सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, तो n ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, टू दी पावर पी क्यू। ठीक है। तो वही सबसेट वाला फॉर्मूला है, आप इसको ज़्यादा ये मत सोचिए कि कहाँ से आया। वही कॉन्सेप्ट है सबसेट वाला कि अगर हम मान लीजिए एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो वैसे ही यहाँ भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ये, तो जितने एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे तो 2 की पावर में वही आ जाएगा। तो उससे आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। बस वही उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन होता क्या है, मान लीजिए अगर हमें कहा गया कि हमें एक रिलेशन दिया गया है ए से बी तक, तो जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, आर टू दी पावर -1। मतलब डिनोट किया जाता है आर टू दी पावर -1। इन्वर्स बस है कुछ नहीं, वो भी एक तरीके का रिलेशन है। इसमें हो क्या जाएगा, नॉर्मल रिलेशन में हम क्या कह रहे थे, ए से बी में रिलेशन है, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी से ए में रिलेशन हो जाएगा। बस सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना है इन्वर्स में। यानी अगर आप ये समझिए कि आपके ऑर्डर्ड पेयर ए बी बन रहे थे, तो आर इन्वर्स में ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बनेंगे। ठीक है। और कमाल की बात जिसमें जो कुछ मतलब ये ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जो नॉर्मल रिलेशन का डोमेन होता है वो इन्वर्स रिलेशन की रेंज होता है, और जो इन्वर्स रिलेशन की रेंज होती है वो डोमेन ऑफ आर होता है। सेम बात है, खैर वैसे कुछ अलग नहीं है। मतलब ये समझिए कि डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स, और रेंज ऑफ, ये मुझे लगता है मिस प्रिंट है यहाँ पे,
ये हो जाएगा रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। मतलब एक्सचेंज हो जाता है कि डोमेन रेंज में बदल जाती है और रेंज डोमेन में। क्यों? क्योंकि वहाँ हम वही कर रहे हैं कि रिलेशन ए से बी में था, अब बी से ए में चला गया, तो वही शिफ्ट लेटरल शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब कुछ टाइप्स के हमने कहा था कि हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है वर्ड रिलेशन। वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, यानी खाली। तो सिंपली यही होगा कि वर्ड रिलेशन क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, यानी आर इक्वल्स क्या होगा? 5। जैसे उन्होंने क्या कहा कि आर इज रिलेशन ऑन ए, यानी ए से ए में ही है 1 2 3 सच दैट ए कॉमा बी ए प्लस बी 12। अब हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें हम ऐसे ऑर्डर पेयर बनाए जिसमें उनका सम कितना आ जाए 12। अब आप खुद सोचिए कि आप इन दोनों इसमें से दो एलिमेंट्स मैक्सिमम भी ले, जो मैक्सिमम आप ला सकते हैं वो 3 से ला सकते हैं, और वो भी कितना आएगा? 6। बाकी जितना भी सम आएगा वो उससे नीचे आने वाला है। तो इसीलिए जो उसमें जितना भी जो रिलेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा? आर इजिकल्स टू 5। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? वर्ड रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये, क्योंकि हमने बात की थी वर्ड में कुछ नहीं था और यूनिवर्सल में सब कुछ होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें सेट ए अपने हर, मतलब जिस सेट से हमने उसका रिलेशन बनाया है उसके हर एलिमेंट से क्या हो? उसका रिलेशन हो। यानी अगर ए क्रॉस ए बनाया तो मतलब ए क्रॉस ए बनाए तो वो ए क्रॉस ए का ही क्या होगा? प्योर सबसेट होगा। प्योर सबसेट मतलब उसके इक्वल होगा। यानी जैसे आर इज रिलेशन 1 2 3 बनाया तो उसने क्या कहा? ए बी, और ए बाई बी यानी ए डिवाइड बाई बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सिंपली बन जाएगा आप सारे, अगर आप 1/2 रखें हैं 1/3 रखें हैं, सब ये क्या आते रहेंगे? रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी जो वर्ड रिलेशन था उसमें कुछ भी नहीं था, और यूनिवर्सल रिलेशन में सब कुछ आता है, ठीक है। यानी ये समझिए कि जैसे ये एक रिलेशन का एरिया है, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आता है? सब कुछ, ये पूरा का पूरी जगह यूनिवर्सल रिलेशन में आती है। और अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड में कुछ नहीं आता। वर्ड का एरिया क्या होगा? खाली, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि इसमें क्या होगा? हर एक एलिमेंट्स सिर्फ क्या होगा? अपने आप से ही रिलेटेड होगा। मतलब अगर हमने बात करी 1 की तो 1 से रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा, 3 से रिलेटेड होगा। सिर्फ अपने आप से ही होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी दूसरा डॉट पेयर आता है जिसमें एलिमेंट्स दोनों अलग अलग है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन कहलाने के लिए उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम होना ज़रूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा? एक आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनके साथ दूसरे एलिमेंट जुड़ेंगे, पर उसको हम 12th में पढ़ेंगे कि उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक अलग टाइप आगे 12th में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप इतना ही समझिए कि सिर्फ कि आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर में दोनों जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो दोनों सेट से आए एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल। चाहे आप किसी ऑर्डर पेयर को उठा के देख लें, चाहे आप पहले को देख लें, चाहे आप लास्ट को देख लें, चाहे आप बीच वाले को देख लें, ठीक है। अब एक और बात है, जैसे कि अगर उन्होंने कहा कि ए और बी दो सेट्स हैं जिनके अंदर एम एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ए में भी एम एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी एम एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए में भी क्या होगा? एम स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। एम स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन मतलब आप ऐसे समझिए कि उनमें कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो वो हो जाएगा एम स्क्वायर। कैसे? जैसे आप ये देखिए कि एन ए, अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी निकाल रहा हूँ, चूँकि उसमें भी एम एलिमेंट्स हैं, उसमें भी एम एलिमेंट्स हैं, तो दोनों से जो इंटरसेक्ट करके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने आए? एम। अब अगर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से क्या निकाल लूँ? कॉमन एलिमेंट्स निकाल लूँ, तो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर। यहाँ से एम, यहाँ से एम, तो
तो यहाँ से कितना आ जाएगा एम स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 2 3, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 2 3, और एन ए यूनियन बी 2। तो अगर मैं निकालूँ एन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब चाहे आप इसको निकाल भी सकते हैं, आपने ए क्रॉस बी निकाला, आपने बी क्रॉस ए निकाला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप इसको थ्योरेटिकली मतलब सेट्स में एलिमेंट्स रख के प्रूव भी कर सकते हैं। तो बी क्रॉस सी निकालना, जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखे गए तो कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आए 4, वही डायरेक्टली आपने फॉर्मूले से भी निकाला था। तो ये समझ लीजिए एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने के लिए, कि कभी आपसे पूछा गया है कि भाई एन ए मतलब ए और बी में कुछ एम एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। सीधा ध्यान रखने वाला कुछ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जो ये फर्स्ट लेक्चर था इसमें सिर्फ इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें फंक्शन और मतलब एक जो मेन जो चैप्टर है रिलेशन, तो सिर्फ आपका इतना ही है, ज़्यादा आगे हम क्योंकि इतना ही इसका आता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। मेन जो आता है वो आता है फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन का इंट्रोडक्शन, फंक्शन के टाइप्स, मेन तो जो फंक्शन के टाइप्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये भी एक आसान लेक्चर था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं थे, तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो आप लेक्चर में जो भी आपने पढ़ा उसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ताकि आप उसको भूलें ना, क्योंकि अगर आपको एक बार ये याद रह गए तो ये आपको पूरे 2 साल क्या मैं कहता हूँ कि जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे अब आगे, क्योंकि 10th तक आपने जो मैथ पढ़ा वो अलग था, 11th से अब आगे आप जितना मैथ पढ़ेंगे उसमें इनका यूज़ आने ही वाला है। तो अगर आप इस चैप्टर को सही से पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो में कोई भी आपको कोई मिस्टेक या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाइए, ताकि हम भी उन बच्चों की मदद कर सके जो इस कंटेंट मतलब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो वो चाहते हैं। और ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आपको बस आना है और वीडियो देखनी करना है। और आप जो भी कहेंगे, आपको जो भी आप मेन बात ये है कि आप सजेशन दीजिए कि आपको चाहिए क्या, मतलब आप क्या क्या चीज़ें डिमांड करते हैं, आप अपनी क्वेरीज बताइए हमें, तो उस हिसाब से हम समझेंगे कि अब मेन बात यह है कि हम सबसे मेन बात यह है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जैसी आपकी नीड है वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। हम मानते हैं कि आप 100% तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम अपना 100% ट्राई करेंगे। बाकी अच्छा लगता है तो बेस्ट, नहीं लगता है तो वी विल ट्राई नेक्स्ट। थैंक यू।